What's up guys? How BJP made an incredible comeback in 2025. लोकसभा के चुनाव में कहा गया था कि अब लोगों का विश्वास नहीं है, लेकिन उन्होंने बैक टू बैक भाई साहब जहां इलेक्शन हुए हैं हर जगह बहुत गजब करके दिखाया। तो देखते पूरी वीडियो श्याम शर्मा शो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। देखिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन से लेकर 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शंस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें देखने को मिली है। शुरुआत होती है बीजेपी के 400 पार के क्लेम के कॉन्फिडेंस से। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। अब की बार हुआ नहीं था, लोगों ने मजाक भी बहुत उड़ाया उस चीज का। 400 पार अब की बार ऑलरेडी 2014 से 19 करीब 400 एमपीज के सहयोग से ही संसद चला है। गाना ही बना दिया। हुआ नहीं था, ट्रोल भी फिर किया आता गया। है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। Quite a dramatic day. It began with political pundits warming up for a BJP landslide, but as the initial trends started pouring in, the markets tanked. Yogendra Yadav was someone who stood out and said that he believed there was no way in which the NDA would reach 272. In fact, he predicted the BJP between 240 and about 260. यूपी में बीजेपी को बड़ी चोट महसूस हुई। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 37 सीटें जीत ली। यूपी में कांग्रेस को भी 6 लोकसभा सीटें हासिल हुई हैं। सबको लगा मोदी वेव खत्म, अपोजिशन ने हसीन सपने देखने शुरू कर दिए। मोदी को फिनिश्ड कहने लगे। राहुल गांधी को अगला प्राइम मिनिस्टर तक बना दिया कि अब नरेंद्र मोदी बैकफुट पर है। मोदी जी का भी एक्सपायरी डेट इज गोइंग टू कंक्लूड इन 2029. So you're saying Rahul Gandhi is becoming the prime He'll minister? become an और फिर आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। राहुल गांधी ने एक बार सही ही कहा था, मानो ना मानो, अल्टीमेटली बात सही हो गई और कांग्रेस कई स्टेट्स में साफ हो गई। Well, of course, this is a great win, and the BJP has reclaimed the capital after 27 long years, and that makes it really special. भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी दिल्ली हरियाणा प्रचंड बहुमत से वो आई है। The BJP-led Mahayuti alliance has retained power in Maharashtra. बिहार में एनडीए की जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है। तो ये सब कैसे हुआ? बीजेपी ने क्या चेंजेस किए 2024 और बिहार के बीच में, कैसे अपने आप को रीबिल्ड किया और कैसे आज लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन हो रहा है कि बीजेपी के कमबैक की कहानी असल में दो पार्टीज और दो बिल्कुल अलग आइडियोलॉजीज की स्टोरी है। एक तरफ है कांग्रेस जो इंडिया के पुराने एलिट्स को रिप्रेजेंट करती है, जिन्हें लगता है कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार है इंडिया पर राज करना, और इसके लिए वो पुरानी सोशल, कास्ट और रिलीजियस हायरार्कीज को जिंदा रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ है बीजेपी जो नए इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, जो मानता है कि लोगों की सेवा करनी है तो पहले उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, और इंडिया को सच में सक्सेसफुल बनाना है तो सोसाइटी को और पार्टी को इवॉल्व होता रहना पड़ेगा। तो अगर ये सब सुनकर आपका कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है, समझ रहे ना आप? देखिए सुन के ये तो मैं आपको आगे ये भी समझाता हूं। ठीक है। फाइनल शो स्टार्ट। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको Secular। 2024 में कई लोग मानते थे कि ब्रांड मोदी जो था वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर चला गया था। 2024 में भले ही बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी हो लोकसभा के इलेक्शंस में, लेकिन पहली बार मोदी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से नीचे आए थे। पूरा ऑपोजिशन बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया था। तानाशाह का नैरेटिव पुश किया जा रहा था मोदी के खिलाफ। नैरेटिव ये भी फैलाया गया कि मोदी अगर पावर में आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ देगी और रिजर्वेशंस को हटा देगी। ये RSS and the BJP cannot stand the idea that Dalits, tribals and OBCs have reservations. They have attempted to remove reservation in one way or the other. ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको ये दो वर्ड थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस पार्टी ने एक अपर कास्ट ब्राह्मण बंदे को सांप की तरह गद्दी पे फन मारकर बैठा रखा है, वो रिजर्वेशन, जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन की बातें कर रहे हैं। गजब बेशर्मी है। कहीं कल ये इमरजेंसी इंपोज करने वाली पार्टी बीजेपी के रूल को इमरजेंसी ना बोलने लगे। है जी? ओह, बोल रखा है, शाबाश। कई लोगों ने बीजेपी की 240 सीटें आना जबकि वो 400 पार क्लेम कर रहे थे, इसको एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस बोला। कुछ लोग मान रहे थे कि बीजेपी जो थी वो बड़े बड़े मुद्दों पे यू टर्न भी लेने लगी, जैसे फार्म लॉज को इन्होंने रोल बैक किया, एनआरसी के कानूनों में भी यू टर्न किया गया, यूपीएससी के लैटरल एंट्री जैसे बिल से भी बैकआउट करने वाले डिसीजंस लिए गए। ये सब बीजेपी को थोड़ा सा वीक पोर्ट्रे करने लगा। बीजेपी ने इतने यू टर्न्स लिए कि केजरीवाल भी नाराज होकर बोले, भाई साहब आप ये सब काम क्या कर रहे हो, ये तो मेरा काम है। केजरीवाल है
केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। किसकी लिस्ट थी? उसके बाद एक और प्रॉब्लम ये हुई कि इलेक्शन के समय पर बीजेपी ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स को पोच करने लगे और बहुत सारे ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स को पोच करके उनको सीटें दे दी। इससे दो नेगेटिव रिजल्ट आए। पहला नेगेटिव रिजल्ट ये आया कि जो ग्राउंड वर्कर्स थे बीजेपी के, जो सालों से बीजेपी के लिए काम करते आ रहे हैं, वो डिमोरलाइज हो गए कि भैया हमारे काम करने का क्या मतलब जब आप दूसरी पार्टी से लोगों को लाके उनको सारी टिकट दे दे रहे हो, उनको सारे अवार्ड दे दे रहे हो। उसके ऊपर से जो 110 कैंडिडेट्स पोच करके बीजेपी लाई थी, जिनको टिकट दिया था लोकसभा के इलेक्शंस में, उनमें से 70 कैंडिडेट्स हार गए और इससे और डिमोरलाइजेशन हुआ जो ग्राउंड सपोर्टर्स थे उनका। उसके बाद बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस इस बात में भी दिखा कि जब उन्होंने स्टेटमेंट्स ऐसे देने शुरू कर दिए कि भैया हमको तो अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आरएसएस भी नाराज हो गई, आरएसएस का कार्डर भी डिमोरलाइज हो गया और उन्होंने पूरी ताकत से कैंपेन नहीं किया, जिसकी वजह से खासकर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ा बीजेपी को। तो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस ने बीजेपी को एक बड़ा सिंपल सा मैसेज दिया कि इंडियन पॉलिटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब मौत है। पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को एलाइज की जरूरत पड़ी, कोalition पार्टनर्स की जरूरत पड़ी अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। कांग्रेस को देखिए सिर्फ 99 सीटें ही आई थी, लेकिन वो 99 सीटों को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे सेलिब्रेट ऑफिस में जाके। हाँ, कॉन्फिडेंस ऑन टॉप था। ये तो बहुत वायरल हुआ था। मिला मिलू के बटोर बटूर के जो बेशरम बैक बेंचर लौंडे होते हैं उनमें भी इतनी शर्म होती है कि अगर किसी तरह वो मिरेकल से पास हो जाते हैं अपने एग्जाम में तो बेशर्मों की तरह बाहर डांस नहीं करते, भगवान को मनी मन थैंक यू करके हो गए बस। मतलब ये पाकिस्तान लेवल की शेमलेसनेस है। 75वीं बार वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने के बाद बोलते हैं कि भाईजान 7 विकेट से ही हारे हैं, 10 विकेट से भी हार सकते थे, आपको पता नहीं है भाईजान हम इन पे एक समय पे राज किया करते थे। लेकिन फिर इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस और उनका जो इकोसिस्टम था वो असेंडेंसी में था। बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था। सब लोग कह रहे थे कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। सारा लॉजिक डिक्टेट कर रहा था कि अगले 4 सालों तक, अगले लोकसभा इलेक्शंस तक कांग्रेस के पास एडवांटेज होना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस एक ऐसा आदमी चला रहा है तो आप लॉजिक की बात कैसे कर सकते हैं उनके साथ? तो भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। कनेक्ट प्रोग्राम राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके। लेकिन देखिए जिस तरह दोनों पार्टीज ने पिछले 1.5 सालों में रिएक्ट किया है वही इस कहानी का क्रक्स है और वही बीजेपी के इस कमबैक को एक्सप्लेन करता है। जैसे ही बीजेपी को रिजल्ट मिला लोकसभा के इलेक्शंस का, बीजेपी तुरंत सिस्टम रीसेट करके ग्राउंड पर गई, लोगों से मिलना शुरू किया और अनकंफर्टेबल सवाल पूछने शुरू किए। यूपी में 40 टीम्स ग्राउंड पर भेजी गई, प्रॉपर सर्वे मोड किया गया और 6 जुलाई को एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट ने काफी बिटर ट्रूथ्स बीजेपी के सामने रखे। कई रीजन्स में जो शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी वोट है, जो एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक बन गया था बीजेपी का, वो स्लिप हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो झूठ फैलाया गया कांग्रेस के इकोसिस्टम के द्वारा, उससे फर्क पड़ा। जो पेपर लीक्स का इशू था, बीएलओस के थ्रू वोटर लिस्ट का जो ट्रिमिंग था, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंफ्यूजन हुआ था उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में, उनका फर्क पड़ा। जिस तरह से आरएसएस को साइडलाइन करने की कोशिश की गई, आरएसएस को बेंच पे बिठाने की कोशिश की गई, उससे भी नेगेटिव फर्क पड़ा। बीजेपी ने यह भी देखा और एक्सेप्ट किया कि देखिए मुस्लिम वोट एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग नहीं आने वाला। मोदी गवर्नमेंट ने 2024 के इलेक्शन के पहले मुस्लिम कम्युनिटी को काफी आउटरीच करने की कोशिश की, वेलफेयर के थ्रू, फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू, लेकिन 2024 ने एक क्लियर पैटर्न कंफर्म कर दिया कि वोट ट्रांसफर अभी भी नॉन एग्जिस्टेंट है मुस्लिम कम्युनिटी से। तो बीजेपी ने इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट किया कि जो सबका विश्वास वाला स्लोगन था वो अभी नहीं चल रहा। तो काफी हार्श लेसन्स मिले बीजेपी को इस इलेक्शन के बाद। लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि उन्होंने इन लेसन्स को एग्जामिन किया और उनसे करेक्ट सबक सीखे। बीजेपी तुरंत कोर्स करेक्शन मोड में चली गई। मोदी पर्सनली मोहन भागवत से मिले, बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने आरएसएस से सुलह की, आरएसएस को सेंटर कमांड में वापस लिया गया, कैंपेन प्लानिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व किया गया, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व किया गया, थाउजेंड्स ऑफ लोकल लेवल मोबिलाइजेशन की मीटिंग्स की गई आरएसएस के साथ। दूसरी बात बीजेपी ने ये देखी कि 2024 में देखिए हम जो है कैश ट्रांसफर्स वगैरह पे उतना फोकस नहीं करना चाहते थे, हम ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना चाहते थे। कांग्रेस ने बोला कि हम आपको खटाखट पॉकेट में पैसा डालेंगे। 1 लाख रुपया हर महीना खटाखट। तो कुछ लोगों ने रहा नहीं जाता। ठीक है, अगर आपको वेलफेयर चाहिए तो भैया कांग्रेस बोलेगी, हम
करेंगे, जिससे कि जो कांग्रेस की तरफ वोट जा रहा था वो स्टेट इलेक्शंस में वापस बीजेपी के पास आ गया। वापस बीजेपी के 2025 पास तक आ गया। क्यूमुलेटिव 44 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बीजेपी ने किए हैं और इस वजह से उनको सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो था विमेन वोट उनकी तरफ बड़ी मात्रा में आया। चाहे बड़ी उज्ज्वला मात्रा। स्कीम हो, जनधन की स्कीम हो जिससे औरतों के बैंक में डायरेक्टली कैश जाता है, पीएम आवास योजना हो जिससे फीमेल घर की ओनरशिप बढ़ी है, लाडली बहना हो, गृह लक्ष्मी हो, लाड़की बहन हो जिससे मंथली कैश जाता है सिर्फ औरतों को। हरियाणा में इन्होंने अग्निवीर के लिए इंसेंटिव्स दिए, फार्मर्स के लिए 10 करोड़ का एमएसपी अनाउंस किया। महाराष्ट्र में लाडली बहन स्कीम अडॉप्ट की गई। देखिए फ्रीबीज पे बहुत डिबेट हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस टूल को यूज किया तो बीजेपी ने भी इसी टूल का इस्तेमाल करके कांग्रेस को हराया। कास्ट सेंसस का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया था, तुमने जिससे हमारे लिए उनको रोड मैप बना दिया, लो। फायदा हुआ था। इनिशियली बीजेपी ने उसको अपोज किया काफी, लेकिन इन्होंने भी यही किया कि भाई हम भी कास्ट सेंसस को फिर अप्रोप्रिएट कर लेंगे। कांग्रेस इसको सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए यूज करना चाहती है ताकि हिंदू वोट डिवाइड हो। बीजेपी देखिए सालों से इंटरनल कास्ट सेंसस करती हुई आ रही है, तो हमने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि हम भी कर देंगे कास्ट सेंसस। इससे अल्टीमेटली कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जो बीजेपी स्टेप्स लेती हुई आ रही है फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन की, वो स्टेप्स लेते रहेंगे। बस हम पब्लिकली अनाउंस कर देंगे कि देखिए हमने भी कास्ट सेंसस कर दिया। तो कांग्रेस के जितने भी शार्प वेपन्स थे उन सबको बीजेपी ने लेके अपने पॉकेट में रख लिया। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने हाईलाइट भी किया कि देखिए हम हिंदुत्व को और नेशनल सिक्योरिटी को भूले नहीं है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 इलीगल इमिग्रेंट क्रैकडाउन के लिए यूसीसी पर नेशनल लेवल क्लैरिटी आई कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होगा ही होगा जल्द। वक्फ जैसे अनफेयर एक्ट में भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स किए गए। उसके साथ साथ नए टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख तक की इनकम को इनकम टैक्स फ्री किया गया। एंड देन ऑब्वियसली जो कि एक बहुत बड़ा पड़ाव था बीजेपी के लिए कि भाई पहलगाम में अटैक के बाद हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और बीजेपी ने रिस्पॉन्ड किया एम्फैटिकली विद ऑपरेशन सिंदूर। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दिया भी था। तो इन सारी चीजों ने पब्लिक ओपिनियन वापस बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया। साथ में इन्होंने एक है तो सेफ है जैसे स्लोगन्स दिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे एलाइज को स्टेबल रखने के लिए इन्होंने इन स्टेट्स के लिए बिग टिकट पैकेजेस भी अनाउंस किए। तो 2025 के बाद जो इनका रीबिल्ड प्रोसेस था वो बहुत स्ट्रेटेजिक था, बहुत ग्रैन्युलर तरीके से इसको स्टडी किया गया था और एनालाइज किया गया था, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं आने वाले स्टेट के पोल्स में। सबसे पहला पड़ाव आया हरियाणा। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी हारने वाली है। हरियाणा में सारे एग्जिट पोल्स बेसिकली कांग्रेस की आसान जीत प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तगड़े लेवल में पलटा सब कुछ, फिर इन्होंने वक्त बदल दिया, वक्त जज्बात सब बदल दिया। हरियाणा जैसे स्टेट में जहां इतनी एंटी इनकम्बेंसी जनरली रहती है, हर इलेक्शन में सरकार बदलती है, वहां तीसरी बार हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को फुल मेजॉरिटी से जितवाया। तो ये कैसे हुआ? देखिए हर एक चेंज जो मैंने आपको अभी बताया है वीडियो में, जो बीजेपी ने किया 2024 के सेटबैक के बाद, उस हर एक चेंज ने बीजेपी को हरियाणा में मदद की। बीजेपी को मदद करने के लिए इस बार आरएसएस आई। आरएसएस ने डोर टू डोर कैंपेन्स किए बीजेपी के लिए। सितंबर से आरएसएस ने हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 150 वॉलंटियर्स तैनात किए। हर असेंबली सीट में लगभग 90 बैठकें और पार्टी वर्कर्स और रूरल वोटर्स के साथ अराउंड 200 गैदरिंग्स हुई। इसमें 10 से 15 लोगों की माइक्रो मीटिंग्स भी शामिल थी। कांग्रेस का हाइपर फोकस था जाट वोट को क्लस्टर किया जाए और क्लब किया जाए। भूपिंदर सिंह हुडा के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट करना और जाट मोबिलाइजेशन पर हैवी फोकस करना, उसका रिजल्ट हुआ काउंटर पोलराइजेशन, जो बीजेपी ने बहुत सक्सेसफुली और स्मार्टली किया। नॉन जाट कम्युनिटीज का एक सॉलिड उन्होंने ब्लॉक बनाया। बीजेपी ने दलित वोटर्स, जो हरियाणा का 19% पॉपुलेशन है, उनको भी अपनी तरफ खींचा। पार्टी का प्रपोजल था कि गवर्नमेंट जॉब्स में 20% जो एससी कोटा है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और आधा डिप्राइव शेड्यूल का, जैसे वाल्मीकि, धनक, खाटिक, मजहबी सिख, इनके लिए दिया जाएगा। इससे जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं शेड्यूल कास्ट में, वो बीजेपी की तरफ आए। फिर औरतों को टारगेट किया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने फिर से औरतों को और जो गरीब वोटर्स है उनको बड़ी नंबर्स में बीजेपी की तरफ भेजा। तो जब बीजेपी ये सारे मैनूवर्स कर रही थी, कांग्रेस रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। कांग्रेस बेसिकली ऐसे राजू श्रीवास्तव की तरह बीजेपी को देख रही थी। हाँ ये कर लो पहले। हाँ ये भी बढ़िया लगाया दोस्तों, बड़े लोग पहले ऐसे करते होंगे। तो जब बीजेपी काम कर रही थी, कांग्रेस बस बैठ के चिलैक्स कर रही थी। और आप यहाँ पर एक ट्रेंड नोटिस, चिलैक्स मोड, सेम चीज महाराष्ट्र में भी रिपीट की गई। स्टेट गवर्नमेंट ने औरतों के एम्पावरमेंट के लिए लाड़की बहन योजना के थ्रू गरीब औरतों को फाइनेंशियली हेल्प किया, और इम्प्लीमेंटेशन देखिए कितनी इनकी स्ट्रॉन्ग रही। अक्टूबर में MIT, SOG और लोकनीति CSDS के सर्वे के हिसाब से 10 में से 8 वोटर्स को इस स्कीम के बारे में पता था और 10 में से 7 वोटर्स को इसका डायरेक्ट फायदा मिला था। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। एक बात करता है, दूसरा करता है। इस इलेक्शन में भी आरएसएस ने बीजेपी के लिए पूरे दम से कैंपेन किया, और रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी लेड महायुति ने 288 में से
235 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी की अकेले ही 132 सीटें आई थी। बीजेपी ने बहुत स्मार्टली मराठा वोट फ्रैगमेंटेशन भी किया और जो नॉन मराठा ओबीसी है उनकी काउंटर पोलराइजेशन भी की। जो जरांगे पाटिल की डिमांड थी कि मराठास को कुणबी कास्ट सर्टिफिकेट मिले ताकि 27% ओबीसी रिजर्वेशन का एक्सेस मराठास को भी मिले। इससे जो एग्जिस्टिंग ओबीसी कम्युनिटीज हैं उनमें बहुत एंग्जाइटी हुई और बीजेपी ने उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लॉइट किया और ओबीसी और जो नॉन मराठा ओबीसीज हैं उनको महायुति की तरफ खींच लिया। उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने मराठा क्राइसिस को भी डिफ्यूज किया। मराठास के लिए प्रोसीजरल कंसेशंस किए लेकिन ओबीसी कोटा स्ट्रक्चर को फंडामेंटली चेंज नहीं किया। इससे मराठा वोट का भी बीजेपी के खिलाफ कंप्लीट कंसोलिडेशन होने से बच गया। कि मराठा समाज ये एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास है, ऐसा उन्होंने उसको प्रमाणित किया है। उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये भी उसको उन्होंने प्रमाणित किया है। इन तीनों सिफारिशों को राज्य सरकार ने स्वीकारा है। आरएसएस ने सजग रहो कैंपेन चलाया जो कि एक बहुत हैवी ग्रासरूट्स कैंपेन था बीजेपी के लिए। आरएसएस ने महाराष्ट्र के इंटीरियर्स तक जाके घर घर जाके हजारों मीटिंग्स की और याद है मैंने कहा था कि 2024 के बाद बीजेपी ने इंट्रोस्पेक्ट करके समझा कि मुस्लिम आउटरीच से वोट ट्रांसफर प्रैक्टिकली हुआ ही नहीं, तो उन्होंने मुस्लिम आउटरीच बढ़ाने के बजाय हिंदू बेस्ड कंसोलिडेशन पर फोकस किया। बीजेपी ने इलेक्शंस को लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद जैसे थीम्स के अराउंड फ्रेम किया। मैनिफेस्टो में एंटी कन्वर्जन लॉज को प्रॉमिस किया गया, चाहे एलआई एनसीपी को थोड़ा अनईजी भी लगी हो। ये बात जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र ने एक ही मैसेज दिया है पूरे देश को कि हम एक हैं तो सेफ हैं। ये देश का महामंत्र बन गया है अकॉर्डिंग टू मोदी। महायुति में अमित शाह के थ्रू सेंट्रलाइज्ड डिसीजन आ रहे थे जो कि तुरंत ले लिए गए थे इलेक्शन के कई महीनों पहले, जबकि जो एमवीए था वो महीने तक मुंबई में होटल हॉपिंग नेगोशिएशंस कर रहे थे और इलेक्शन के 10-10, 15-15 दिन पहले तक इनकी सीटें डिसाइड नहीं हुई थी। तो अगेन जिस तरह बीजेपी कितनी तेजी से काम कर रहा था, कितनी जल्दी पिवट कर रहा था और डिसीजंस ले रहा था, मीनवाइल कांग्रेस क्या कर रही थी? हाँ ये कर लो पहले दोबारा से वही मीम सही जगह चेप करते होंगे। और यही चीजों का फैक्टर आप देखिए यूपी में, जहां पर बीजेपी ने 2024 में बहुत सारी सीट्स लूज की थी, वहां पे बाईपोल इलेक्शंस में बीजेपी को कंफर्टेबल जीत मिली है। कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में वोटिंग शेयर को 2% से उठा के ऑलमोस्ट 7% पर लाया है। जम्मू में 27 में से 24 सीटें जीती हैं। फिर आते हैं दिल्ली में, जहां पर अरविंद केजरीवाल एक समय पर मोदी को डोमिनेट किया करते थे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। हैप्पी बर्थडे करा इनका। 27 साल के बाद एक हिस्टोरिक कमबैक किया है और हिस्टोरिक कमबैक, एंटी इनकम्बेंसी, शार्प मैसेजिंग, टारगेटेड आउटरीच और वेलफेयर स्कीम्स। ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी ने फोकस किया जो इनके ऊपर, जो सो कॉल्ड क्लीन पार्टी है, इनके ऊपर कितने करप्शन एलिगेशंस लगे हुए हैं। इनफैक्ट 2024 में केजरीवाल गिरफ्तार हुए और ये ऐसा पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। अगेन यहाँ पे औरतों को टारगेट किया गया। बीजेपी ने यूपी और बिहार के 200 नेताओं की डेडिकेटेड टीम बनाई पूर्वांचली डोमिनेटेड एरियाज के लिए। इस मूव ने 35 to 40 कंस्टिट्यूएंसीज में गेम चेंज कर दिया, जहां पर पूर्वांचलियों का पॉपुलेशन बढ़ा है। आरएसएस ने भी यहाँ पर बहुत बड़ी पुश की बीजेपी के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए बीजेपी किस तरह से माइन्यूट तरीके से माइक्रो टारगेट करके लोगों को कैंपेन कर रही थी और केजरीवाल ऐसे बयान दे रहे थे जिसपे तो भैया मीम ही बन सकते हैं। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करो। कितना हॉरर बना दिया। वाह हे प्रभु, क्या हो रहा है। मुझे बढ़िया लगा ये वाला, मुझे बढ़िया लगा। सबको चंदा देना, जो गरीब है 100 रुपए महीना दे रही है। डर का माहौल है। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ। बिहार के इलेक्शन में अगेन सेम चीज प्रूव हुई। देखिए यहाँ पर राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा फैक्टर हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां राहुल गांधी ने कैंपेन किया है वहां पर बीजेपी ह्यूज मार्जिन से जीती है। अगेन बिहार में भी औरतों को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। विमेन वोटर्स एनडीए की सबसे सॉलिड सपोर्ट बेस बन गया बिहार के इलेक्शन में। उसके साथ साथ यादव वोट को फ्रैगमेंट किया गया और नॉन यादव वोट को कंसोलिडेट किया गया। चिराग पासवान जैसे लीडर्स को फोर फ्रंट पे रखा गया। उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि चिराग पासवान, जिनकी पार्टी मेनली पासवान यानी दुसाड़ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने अपने बेस को और भी बढ़ाया। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया, जिनका पॉपुलेशन मिलाकर अराउंड 35 to 40% है बिहार का। लालू और तेजस्वी को जंगल राज पे पूरी तरह से फोकस करके हैमर किया गया बीजेपी के द्वारा। मीनवाइल तेजस्वी जी क्या कर रहे थे? अरे ये कब हो गया?
सरप्राइजिंग है यार। आई एम वेरी शॉक कि तेजस्वी जी की ये इतनी डिटेल स्ट्रेटजी काम क्यों नहीं की। अगेन सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग की गई। सीट शेयरिंग जो थी बीजेपी, जदयू, HAM और LJP के बीच में, वो महीनों पहले डिसाइड होकर रखी हुई थी, सेंट्रली डिसाइड कर ली गई थी, जबकि महागठबंधन का महीनों तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। इलेक्शन के अगेन 4, 5, 10 दिन पहले तक इन लोगों की सीट ही डिसाइड नहीं हुई है। फिर से RSS के 20,000 वर्कर्स ने बीजेपी के लिए ग्राउंड पर गांव से गांव जाकर, घर से घर जाकर कैंपेनिंग की। कैंपेन कर रही राहुल गांधी क्या कर रहे थे? आपने वो एक वीडियो देखा जिसमें वो आग लगा देता है बाल पे? वो क्या हो रहा है? अरे ड्रामा करते सर। अगेन बीजेपी काम कर रही थी और कांग्रेस का ये रिएक्शन था। हाँ ये कर लो पहले। इसीलिए राहुल गांधी को भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। तो यहाँ पे महागठबंधन की स्वीप होने वाली है। तो आप देखिए ये कहानी कि जिस समय बीजेपी इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी, उन्होंने चुपचाप पब्लिक का जो डिसीजन था 2024 में उसको एक्सेप्ट किया और ये प्लान करना शुरू कर दिया कि किस तरह से हम लोगों के ट्रस्ट को दोबारा जीत सकते हैं। मीनवाइल राहुल गांधी क्या कर रहा था? वोट चोर, ये चोरी सालों से हो रही है बिहार में। तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। मैंने आपको बताया है कि जब भी कांग्रेस पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाती है किसी चीज का, वो चीज पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, Jawaharlal Nehru did not get even a single vote. Still he became the prime minister. तो राहुल गांधी देखिए सिर्फ मानते हैं कि उनकी फैमिली को ही वोट चोरी अलाउड है। और देखिए मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। देखिए वोट चोरी इनकी फैमिली की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा यूज कर रहा है तो आपको गुस्सा आएगा ही। राहुल गांधी जेनजी को सड़क पर उतार कर वायलेंट रेवोल्यूशन करवाना चाहते हैं। बिहार के लोगों की, जेनजी युवाओं की जिम्मेदारी है ये वर्ड वहां से पकड़ लिया ना नेपाल से, बाहर आकर वोट करें। एंड आई वांट द यंग पीपल ऑफ इंडिया, जेनजी, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। ये वर्ड उसी को बार-बार ट्रिगर जबकि करने के जेनजी ये लिए। बोल रहा है, आई एम जेनजी बट आई लाइक मोदी जी। हमारा वोट हैक कर लिए मोदी जी। और उल्टा चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह जेनजी ने बड़ी मात्रा में बीजेपी को वोट दिया है। और दूसरा ये डिफरेंस देखिए आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कि बीजेपी बुरा परफॉर्म करती है, कंप्लेन नहीं करती है, चुपचाप काम पे लग जाती है। कांग्रेस को थोड़ी सी सक्सेस भी मिलती है तब भी ये कंप्लेन ही करते रहते हैं। भैया बिल्कुल पाकिस्तान जैसे ही 20 लोन मिलने के बाद भी रोते रहेंगे कि और लोन दो और फिर एक और लोन मांग लेते। लोन चाहिए है। प्लेटफॉर्म बनाना और वोटर्स को क्लियर विजन देने के बजाय पिछले 1 साल से सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं भाई साहब। कोई प्लान नहीं है, सिर्फ देश में एनार्की फैलानी है, हर एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करना है, दंगे करवानी है देश में, यूथ को बोलना है कि अपनी जिंदगी दांव पे लगा दो मेरे लिए। उधर मोदी और उनकी पार्टी ने जेन्युइनली इंट्रोस्पेक्ट किया, तुरंत पिवट किया, क्लियर प्लान्स बनाए, अगले इलेक्शन को टारगेट करना शुरू किया और देश के फ्यूचर का एक क्लियर विजन दिया। और यही पिछले 1.5 साल की इंडियन पॉलिटिक्स की कहानी है जो शायद 2029 के लोकसभा के इलेक्शंस की भी कहानी बने। पिछले 10 सालों से खासकर आप एक चीज देखो कि उस टाइम पर जब 2024 के इलेक्शन थे जहां पर ऑब्वियसली मतलब वो वाला प्रदर्शन नहीं आया, अब की बार 400 पार जो नारा लगाया गया था, पूरी दुनिया मतलब बहुत सारे लोगों को भी लग रहा था कि हो सकता है, लेकिन वो सीट्स नहीं आई उतनी। और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखो कुछ तो लोग निकले नहीं वोट डालने के लिए, कि कई बार होता ना आ जाएगी सरकार, वो होता ना कि अपने उस पर भरोसा होना, उस चक्कर में ये एक बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा यह आता है कि एक माहौल ऐसा बना दिया ऑपोजिशन ने, मतलब कि एक तो खटाखट फटाफट 8,500 वाला भी बना दिया, उसके साथ साथ वो बना दिया कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी, यूट्यूबर्स की वीडियो की। मतलब अभी तक तो संविधान ठीक था, लेकिन 2024 आते थे एकदम से ऐसा क्या या तो बीजेपी ऑफिस में जाके पता लगा के आगे कोई खुफिया खबर कि भाई ये संविधान खत्म करने की सोच रही है। मतलब इतना लॉजिकलेस बातें फैलाई गई। और एक चीज और कि लोगों को लगा भी ऐसा हो जाएगा, काउंटर भी नहीं किया हाँ सामने वालों ने। लेकिन मुझे समझ नहीं आया मतलब इतना। और फिर इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गए कि भैया वोट चोरी होती है, धांधलेबाजी होती है, ईवीएम से इलेक्शन होने चाहिए, जब वो इंक्वायरी बैठती है तब नहीं ईवीएम के हम अगेंस्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो जब मौका मिलता है इनको कि भाई कंप्लेन कर लो जाके, केस फाइल करो, एक चीज तो नहीं जाएंगे। लेकिन फिर अगला इलेक्शन आएगा, फिर हम निकल आएंगे 3 मुद्दे लेकर, वोट चोरी, ईवीएम वाला ड्रामा, और फिर क्या बोलते हैं यही चीज होती है। जबकि आप एक देखो इलेक्शन में आपको काउंटर करना पड़ेगा और ये काउंटर नहीं कर पाए ढंग से। तेजस्वी ने फिर भी वहां पर थोड़ा सा बेटर करा जो प्रचार करा, लेकिन इनका मेन मुद्दा यही देखने को मिला कि भाई वोट चोरी हो रही है, वोट चोर, गद्दी छोड़, ये वो करता है। अरे पोएम नहीं चल रही दोस्तों, आपको काउंटर करना पड़ेगा। इन्होंने ऐसा काम किया, हम इससे और बेटर करेंगे इस डिपार्टमेंट में, वो चीज़ें। लेकिन भाई कमबैक करा है इन्होंने, बहुत बढ़िया करा ग्राउंड लेवल पर इन लोगों ने। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग वोट डालने नहीं भी निकले थे ना, उन्होंने भी समझा कि भाई अगर अपने वोट की कीमत अगर आप नहीं डालोगे तो एक नुकसान हो सकता है आपका, आपकी विजन का। तो बहुत चीज़ें हुई थी,
लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो थी, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बताया और मुझे लगता है आने वाले वक्त में लोग अपना अपना वोट का ना अहमियत अब समझ रहे हैं। आप देख रहे हो कि वोटर टर्नआउट कितना इंक्रीज भी हो रहा है। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।